आज के इस विश्लेषण में सीधे काम की बात पर आते हैं। आधुनिक फाइनेंस के इतने सारे मॉडल्स हैं, फिर भी अक्सर देखा गया है कि जो लोग हर नियम को सही से फॉलो करते हैं, वो भी आर्थिक रूप से संघर्ष करते नजर आते हैं। ऐसा क्यों? इसे गहराई से समझने के लिए आज हम इतिहास के सबसे अमीर राजा किंग सोलोमन के वेल्थ आर्किटेक्चर, यानी उनके संपत्ति बनाने के तरीके और उनकी डेली रूटीन को डिकोड करेंगे। देखिए, अक्सर एक बहुत बड़ा सवाल सामने आता है। ये जो मॉडर्न फाइनेंशियल मॉडल्स हैं, ये बार बार फेल क्यों हो जाते हैं? आज हर जगह यही सिखाया जाता है कि बस और ज़्यादा मेहनत करो, अपनी रणनीतियों को लगातार ऑप्टिमाइज करो। लेकिन होता क्या है? महीने के आखिर में लाखों लोग एक अजीब सा खालीपन, एक स्ट्रक्चरल फेलियर महसूस करते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि ये कोई आज की प्रॉब्लम नहीं है। किंग सोलोमन ने लगभग 3000 साल पहले इस स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम को भांप लिया था। अब उनके उन डेली आदतों पर बात करने से पहले थोड़ा रुककर उनके साम्राज्य के ऐतिहासिक स्केल को समझना बहुत जरूरी है। हम यहाँ किस स्तर की बात कर रहे हैं? फर्स्ट किंग्स चैप्टर 10 के अनुसार सोलोमन को हर साल पूरे 25 टन सोना सिर्फ रेवेन्यू के तौर पर मिलता था। 25 टन! ये कोई अंदाजा नहीं है, बल्कि उनकी ऐतिहासिक आर्थिक ताकत का एक बहुत बड़ा और ठोस सबूत है। अगर आज के हिसाब से देखें तो उन्होंने एक ऐसा कमर्शियल एम्पायर चलाया जिसकी वैल्यू आज के सैकड़ों अरबों डॉलर के बराबर होगी। जरा सोचिए, मिस्र, अरब और भूमध्य सागर को जोड़ने वाले बड़े बड़े ट्रेड रूट्स, जहाज़ों के विशाल बेड़े, लकड़ियों के भारी भरकम कॉन्ट्रैक्ट्स और बड़े बड़े आर्किटेक्चरल प्रोजेक्ट्स। और हैरानी की बात यह है कि ये सब कुछ कूटनीतिक गठबंधनों के जरिए पूरी तरह से मैन्युअली मैनेज किया जाता था। उस वक्त ना तो कोई मॉडर्न सॉफ्टवेयर था, न स्प्रेडशीट्स और ना ही इंटरनेट। फिर भी उनका मैनेजमेंट एकदम अचूक था। इतने विशाल और ऐतिहासिक साम्राज्य को बिना किसी टेक्नोलॉजिकल मदद के चलाने के लिए गजब की मानसिक स्पष्टता चाहिए थी। सोलोमन के सामने सबसे बड़ी चुनौती कोई बाहरी दुश्मन नहीं था, बल्कि वो था जिससे उन्होंने पॉवर्टी माइंडसेट, यानी गरीबी की मानसिकता कहा। असल में ये पैसों की कमी से ज्यादा एक दिमागी स्थिति है। ये एक ऐसी सोच है जो किसी के बैंक अकाउंट में दिखने से बहुत पहले उसके दिमाग में गहराई से अपनी जड़ें जमा लेती है और इंसान को डराने लगती है। उनका यह ऐतिहासिक ऑब्जर्वेशन बहुत ही सटीक था कि बेशुमार संसाधन और कामयाबी होने के बावजूद लोग हर सुबह एक अजीब से डर के साथ उठ सकते हैं कि क्या मेरे पास काफ़ी है। एक्लीसियास्टिस 5:10 का ये कोट इसी बात पर चोट करता है कि जो इंसान धन से प्यार करता है वो कभी अपनी इनकम से संतुष्ट नहीं हो सकता। ये कमी का एहसास ना एक अदृश्य वायरस की तरह है जो हमेशा दिमाग पर एक भारी प्रेशर बनाए रखता है। तो इस अदृश्य वायरस को खत्म कैसे किया जाए? इसके लिए सोलोमन ने मुख्य रूप से 3 डेली आदतों का इस्तेमाल किया। और पहली आदत, जो दिन शुरू होने से पहले ही लागू हो जाती है, वो है अपने ध्यान की रक्षा करना, यानी गार्डिंग अटेंशन। अक्सर होता क्या है, हम सुबह उठते हैं और हमारी आंखें सुबह की रोशनी की आदी भी नहीं हो पाती कि दिमाग में ओवरड्यू बिलों और मुश्किलों का कैलकुलेशन शुरू हो जाता है। ये एंग्जाइटी है। लेकिन एक महान ऐतिहासिक लीडर का अनुशासन इससे बिल्कुल अलग होता है। उनका लक्ष्य ये था कि मार्केट खुलने से पहले ही एक बहुत ही डिलिब्रेट और सचेत प्रैक्टिस के जरिए उस चिंता और दबाव को अपने अंदर से निकालकर बाहर कर दिया जाए। प्रोवर्ब्स 16:3 में इसी मॉर्निंग प्रैक्टिस का जिक्र है। यहाँ हिब्रू के एक शब्द गगाल का इस्तेमाल किया गया है, जिसका मतलब है किसी भारी वजन को खुद से हटाकर बाहर किसी और चीज पर लुढ़का देना। सुबह सुबह अपने इस दिमागी बोझ को बाहर ट्रांसफर कर देने से आपका ध्यान मार्केट के रोजाना के उतार चढ़ाव और नकारात्मक खबरों के बीच एकदम स्थिर हो जाता है। और एक बार जब ये मानसिक शांति मिल जाती है, तब शुरू होता है प्रैक्टिकल मैनेजमेंट। देखिए, सोलोमन को ये बात अच्छे से पता थी कि जिस संपत्ति पर नजर नहीं रखी जाती है वो धीरे धीरे गायब होने लगती है। इसलिए अपनी संपत्तियों का डेली डायग्नोस्टिक ऑडिट करना बहुत जरूरी है। एक सच्चे लीडर की तरह आपको एकदम क्लियर होना चाहिए कि आप किन चीजों को स्टूवर्ड कर रहे हैं, यानी किन चीजों की जिम्मेदारी आपके पास है। अब आते हैं दूसरी आदत पर, और ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो बस सुबह सुबह कर ली और हो गया। ये पूरे दिन चलने वाला प्रोसेस है। अपने बोले गए शब्दों का कड़ाई से ऑडिट करना। प्रोवर्ब्स 18:21 का एक बहुत ही गहरा प्राचीन ज्ञान है कि जीभ में जीवन और मृत्यु की शक्ति है। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप कुछ बोलेंगे और जादुई तरीके से पैसे बरसने लगेंगे, बल्कि ये एक बहुत ही सॉलिड इकोनॉमिक ऑब्जर्वेशन था। हम रोजाना जो शब्द बोलते हैं वही हमारे हर फाइनेंशियल डिसीजन के लिए एक दिमागी ढांचा तैयार करते हैं। हमारे शब्द ही हमारे अंदर की अर्थव्यवस्था को बनाते हैं। अक्सर लोग सिर्फ बातें करते हैं, अपने अधूरे प्लान्स को बार बार दोहराते हैं। इससे होता क्या है? इससे एक झूठी तसल्ली मिलती है कि जैसे काम पूरा हो गया हो,
लेकिन हकीकत में ये एम्बिशन या महत्वाकांक्षा के भेष में गरीबी को न्योता देना है। दूसरी तरफ है कड़ी मेहनत, अपने विजन पर एक्शन लेना और सही प्रोफेशनल सिग्नल्स देना। यही वो चीजें हैं जो असल में प्रॉफिट ला कर देती हैं। और फिर आती है आखिरी और तीसरी आदत, स्ट्रैटेजिक जेनरोसिटी, यानी रणनीतिक उदारता। ये आदत दिन ढलने के साथ साथ प्रैक्टिस की जाती है ताकि सब कुछ समेट कर रखने या होर्डिंग करने के उस दुष्चक्र को पूरी तरह से तोड़ा जा सके। इक्लेसियास्टीस 11 में एक बहुत ही कमाल की सलाह दी गई है, 7 या 8 अलग अलग उपक्रमों में इन्वेस्ट करें। प्राचीन काल में रिस्क मैनेजमेंट का इससे बेहतरीन उदाहरण शायद ही कोई हो। इसे हम डाइवर्सिफाइड जेनरोसिटी कह सकते हैं। अपने संसाधनों को बांटकर अलग अलग जगह लगाना ताकि कभी भी किसी एक ही चीज पर पूरी तरह से निर्भर न रहना पड़े। क्योंकि सोलोमन ने अपने ऐतिहासिक अनुभव से यह देखा था कि सिर्फ धन जमा करते रहने से अक्सर मालिक का ही नुकसान होता है। ये होर्डिंग माइंडसेट एक बंद मुट्ठी की तरह है। ये ठहराव लाता है, इंसान को अलग थलग कर देता है और यहां तक कि स्ट्रेटेजिक सोच को भी करप्ट कर देता है। इसके उलट संसाधनों को बाहर की तरफ रिलीज करना, यही सच्चा मैनेजमेंट है, जिससे आपकी क्षमता भी बढ़ती है और असली सुरक्षा भी मिलती है। ये बात बोने और काटने के उस पुराने इकोनॉमिक नियम के साथ एकदम फिट बैठती है। हम अक्सर सोचते हैं कि जब हमारे पास बहुत सारा होगा तब हम देना शुरू करेंगे, लेकिन असल में पर्याप्त होने का एहसास उसी पल से शुरू हो जाता है जब हम जानबूझकर अपने पास मौजूद संसाधनों का एक हिस्सा बाहर की ओर प्रवाहित होने देते हैं। तो अगर हम इस प्राचीन और बेतहाशा सफल कमर्शियल एम्पायर के पूरे स्ट्रक्चर को देखें तो ये बहुत ही सिंपल और शानदार था। पहला, सुबह उठकर अपनी आत्मा को जगाना और अपनी चिंताओं के बोझ को ट्रांसफर कर देना। दूसरा, दिन भर अपने मुंह से निकलने वाले शब्दों का ऑडिट करना और नेगेटिविटी को रोकना। और तीसरा, शाम होते होते जानबूझकर अपने संसाधनों का कुछ हिस्सा बाहर रिलीज कर देना। प्रोवर्ब्स 38 हमें एक बहुत गहरी बात याद दिलाता है। इतिहास के सबसे अमीर राजा होने के बावजूद उनका अल्टीमेट गोल कभी भी बस अंधाधुंध पैसा जमा करना नहीं था। उनका लक्ष्य था एक वफादार, संतुलित और रोजाना का अच्छा मैनेजमेंट, बस अपनी रोज की रोटी मांगना। ये एक ऐसा माइंडसेट है जो लालच से पूरी तरह आजाद है और जिसका फोकस सिर्फ और सिर्फ बैलेंस पर है। जो जाते जाते एक बहुत ही क्रिटिकल सवाल पीछे छोड़ जाता है, क्या पैसे के पीछे भागने वाली ये जो हमारी मॉडर्न दुनिया है, ये असल में बस जमाखोरी की एक जेल बना रही है, या फिर ये एक सच्चे मैनेजमेंट और स्टुअर्डशिप का स्ट्रक्चर तैयार कर रही है? किंग सोलोमन की इन ऐतिहासिक आदतों को देखते हुए ये हमें सोचना है कि हम अपनी जिंदगी में किस चीज़ का निर्माण करना चाहते हैं। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।